नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू के बारे में और हम जानेंगे कि इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू की समस्या आखिर होती क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, यानी कि किन वजहों से या किन कारणों से ये समस्या हमारे अंदर हो जाती है। और आखिर में हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट यानी कि इसके उपचार के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू आखिर होता क्या है। देखिए, जो फ्लू है या फिर इन्फ्लुएंजा है, ये एक तरह की वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का मतलब होता है विषाणु जनित रोग। अब चूंकि विषाणु जनित रोग है तो जाहिर सी बात है ये विषाणुओं से होगी, यानी कि वायरस से होगी। जिस वायरस से बीमारी हमारे शरीर में होती है उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? इन्फ्लुएंजा। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो हवा के माध्यम से एक से दूसरे बॉडी में एंटर करता है और फ्लू की समस्या पैदा करता है। साथ ही साथ ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो संपर्क के माध्यम से, यानी कि अगर आपके रूम में, ठीक है, आपके घर में या जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, अगर उस जगह पे कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा की समस्या यानी कि फ्लू की समस्या है, तो ऐसी कंडीशन में आपको भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है और आपके अंदर भी फ्लू की समस्या हो सकती है। बात करें अगर इसकी समस्या की तो ये 3 से 5 दिनों तक रहने वाला इन्फेक्शन है। ठीक है, अगर ये इन्फेक्शन किसी व्यक्ति के अंदर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसका असर 3 से 5 दिनों तक रहता है। लेकिन इसके खत्म होने के बाद, फ्लू के खत्म होने के बाद इसकी जो समस्या है वो जाती नहीं है। 3 से 5 हफ्तों तक आपके अंदर कमजोरी और थकान की समस्या बनी रहती है, यानी कि इसकी वजह से जो आपके अंदर वीकनेस आ जाती है, जो कमजोरी आ जाती है, वो 3 से 5 हफ्तों तक लगातार बनी रहती है। तो ये तो बात हो गई इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू के बारे में। अब हम समझ लेते हैं इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं या फिर क्या क्या कारण होते हैं जिस वजह से ये समस्या हमारे अंदर हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्फ्लुएंजा की समस्या यानी कि फ्लू की समस्या पूरी तरह से वायरल है, यानी कि ये एक तरह से वायरल डिजीज है और ये वायरस के माध्यम से हमारे अंदर होती है। अब चूंकि वायरस के माध्यम से होती है तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं इसका कारण वायरस होगा। अब ये जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है वो 3 तरह का वायरस होता है। पहला होता है स्ट्रेन ए, दूसरा होता है स्ट्रेन बी और तीसरा होता है स्ट्रेन सी। ये जो स्ट्रेन सी है बेसिकली ये बहुत ही कमजोर इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस का जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है जातियां, एक तरह से जातियां समझ सकते हैं आप। जो 3 जातियों में ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, 3 जातियों का ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ये जो तीसरी जाति है यानी कि सी टाइप जो है, जो सी स्ट्रेन है, ये बहुत ही कमजोर होता है। कमजोर इतना होता है कि इसकी वजह से फ्लू की समस्या हमारे शरीर में नहीं होती। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस सी तो होता है, ठीक है, ये भी एक तरह का वायरस ही होता है, लेकिन ये हमारे अंदर जब एंटर करता है तो ऐसे में हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इससे फाइट करती है और इसे हरा देती है। हराने के बाद ये अपना असर हमारी बॉडी में नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई सी के बारे में। अब हम समझ लेते हैं ए और बी की। ए और बी जो हैं ये बहुत ही एक्टिव वायरस हैं। ए और बी दोनों एक जैसे ही होते हैं, मतलब कि इन दोनों की क्षमताएं जो है लगभग बराबर ही होती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इनमें से कोई भी वायरस जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है, ऐसी कंडीशन में ज़्यादा चांसेस होती हैं आपके अंदर फ्लू होने की। मान लीजिए किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तभी ये समस्या नहीं होगी हमारे अंदर, नहीं तो अगर जरा भी कमजोर पड़ा हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में, अगर वो जरा से भी कमजोर पड़ी, ऐसी कंडीशन में ये समस्या यानी कि फ्लू की समस्या हमारे अंदर ये वायरस कॉज कर देंगे। ये जो वायरस है बहुत तेजी से एक्ट करते हैं दोनों ही वायरस। स्ट्रेन ए की अगर हम बात करें तो स्ट्रेन ए जो होता है वो बेसिकली 2 से 3 सालों में अपना रूप बदल करके फिर से एक नए सिम्टम के साथ में ये फ्लू की समस्या हमारे शरीर में ले आता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो वायरस है हमारे शरीर में एंटर किया, ठीक है, हमारे शरीर में जब एंटर किया तो ऐसे में हमारी जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो उससे फाइट किया, मान लीजिए कि हार गया। ठीक है, एक टाइम के लिए मान लीजिए हार गया, ऐसे में हमें फ्लू हो गया। लेकिन जब ये वायरस का असर हमारे बॉडी से खत्म होता है तो तुरंत ही हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है और उसके डिफेंस में, ठीक है, ये दोबारा से इन्फेक्शन हमारे अंदर एक्टिव ना कर पाए, इसके लिए हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी बनती है जो इसके अगेंस्ट काम करती है। तो अगली बार ये वायरस अंदर एंटर होगा भी तो हमें फ्लू की समस्या नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि जो वायरस ये बड़ा होशियार होता है। होशियार इसलिए क्योंकि ये 2 से 3 सालों में अपना रूप ही बदल देता है। मतलब इसके अगेंस्ट जो आपके अंदर एंटीबॉडी बनी है वो एंटीबॉडी काम ही नहीं करेगी। अगले 2-3 साल बाद अगर ये दोबारा से आता है इन्फ्लुएंजा तो आपके अंदर जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है वो इसके ऊपर काम नहीं करेगी क्योंकि इसका रूप पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसे ही बी होता है, यानी कि स्ट्रेन बी की अगर हम बात करें तो ये 3 से 4 सालों में, ठीक है,
3 से 4 सालों में, थोड़ा सा जहाँ टाइम लेता है, 3 से 4 सालों में जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये अपना रूप बदल करके दोबारा से अटैक करता है और इसके लिए हमारी बॉडी में कोई एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पाती। भाई एंटीबॉडी डेवलप जो हुई वो पुराने वाले वायरस के लिए हुई है, लेकिन ये वायरस जो है उसने अपना रूप ही बदल दिया, ये नया वायरस बन के आ गया। अब ऐसे में हमारे अंदर नए वायरस के लिए कोई डिफेंस मैकेनिज्म ही नहीं है, हमारे अंदर कोई एंटीबॉडी डेवलप नहीं, तो ऐसे में हमें फिर से फ्लू हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हुए जिसकी वजह से हमारे अंदर फ्लू की समस्या यानी कि इन्फ्लुएंजा की समस्या हो जाती है। अब हम समझते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में कि क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। पहला जो है वो है एज, यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, ऐसे में हमारे अंदर ज़्यादा चांसेस होती हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के अटैक के, यानी कि फ्लू के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज के साथ साथ। दूसरा आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। आपका व्यवसाय अगर ऐसा है जहाँ पे इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है, मान लीजिए अगर आप किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं, आप कोई नर्स हैं, आप कोई वार्ड बॉय हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, ऐसे में आप कई सारे पेशेंट से मिल रहे हैं, ऐसे में अगर आपने जरा भी लापरवाही की, जरा भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा या फिर वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई इन्फ्लुएंजा का पेशेंट वहाँ पर आता है और या फिर आप मेडिकल फील्ड में, किसी भी फील्ड में, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड में कहीं भी हो, ऐसे में अगर आपके पास कोई ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको इन्फ्लुएंजा की समस्या है, तो ऐसे में अगर आपने ध्यान नहीं रखा, आपने मास्क वेयर नहीं किया या फिर ऐसी कोई लापरवाही आपने की, तो ऐसे में वो वायरस आपके अंदर भी एंटर कर सकता है और आपके अंदर भी फ्लू की समस्या आ सकती है। तो ये तो बात होगी इसके ऑक्यूपेशन की वजह से। अब आती है लिविंग कंडीशन। लिविंग कंडीशन का मतलब हुआ कि हमारा जो रहन सहन का जो तरीका है, अगर उसमें हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, बाहर से आते हैं तो हाथ मुंह नहीं धुला, ऐसे ही एंटर कर गए, या फिर हम कोई भी चीज़ ऐसे बाहर की कोई भी चीज़ खा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए हम हाथ नहीं धुले, बिना हाथ धुले ही खा लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे अंदर एंटर कर जाएगा और अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो ऐसे में फ्लू हो जाएगा, सीधी बात है। तीसरा आता है वीक इम्यून सिस्टम। वीक इम्यून सिस्टम का मतलब ये होगा हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम हमारा है, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में है, वो कहीं ना कहीं अगर कमजोर रही, ठीक है, हमने विटामिन सी का यूज नहीं किया, बेसिकली जो विटामिन सी होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है, मतलब बूस्टअप करता है, बढ़ाता है, ठीक है। अगर हमने विटामिन सी नहीं लिया, फिर ठीक ढंग से सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, या फिर खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो ऐसे में जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, और जब वीक इम्यून सिस्टम होगा तो वो इस बीमारी से, यानी कि इस वायरस से, इन्फ्लुएंजा वायरस से ठीक ढंग से फाइट नहीं कर पाएगा और ऐसे में हमारे अंदर फ्लू की समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है। पांचवी बात करें तो ये है क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस का मतलब होता है कोई गंभीर समस्या, मान लिया आपको दिल की बीमारी है, मान लिया आपको लंग की कोई बीमारी है, ठीक है, आपको अस्थमा की समस्या है या फिर और कोई ऐसी समस्या है जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है, जिस वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्रॉनिक इलनेस की वजह से भी आपको इन्फ्लुएंजा की समस्या यानी कि फ्लू की समस्या हो सकती है। अब बात कर लेते हैं लास्ट यानी कि प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ऐसे में खास करके दूसरे से तीसरे महीने के बीच में होता क्या है कि न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उसमें लापरवाही करती है फीमेल, ठीक है, वुमेन अगर लापरवाही करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी के दूसरे से तीसरे मंथ के दौरान फ्लू होने के, इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं इसके सिम्टम्स, यानी कि क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं जब हमें इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू हो जाता है। तो बात कर लेते हैं हम इसके सिम्टम्स के बारे में। लक्षण की अगर हम बात करें तो मैंने कुछ लक्षण लिखे हैं, यानी कि कुछ सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला जो है वो है हेडेक, यानी कि आपके सर में दर्द हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। आपके अंदर फीवर जैसी कंडीशन बन सकती है। टेम्परेचर अगर बात करें टेम्परेचर की, तो 38 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपके अंदर बन सकता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का फीवर रहेगा, ठीक ना। उसके बाद आती है एकिंग मसल एंड जॉइंट्स। आपके जोड़ों में और आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। एकिंग मतलब होता है कि मरोड़ जैसी कंडीशन बनेगी, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, ठीक है। रनिंग नोज, यानी कि आपकी नाक बह रही होगी या फिर आपकी नाक बहेगी। सम थ्रोट, आपका जो गला है उसमें भी खराश आ जाएगी, ठीक। अगला जो आता है वो आता है चेस्ट पेन, यानी कि आपके सीने में आपका जो चेस्ट है उसमें दर्द हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी। ऐसी कंडीशन यानी कि फ्लू की कंडीशन में आपको भूख नहीं लगेगी, बहुत कम भूख लगेगी। फटीग एंड वीकनेस, फटीग का मतलब होता है थकान लगना और वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। आपके अंदर थकान लगेगी, आप कोई भी काम करेंगे तो ऐसे आपको थकान लगने लगेगी, आपको वीकनेस फील होगी, ठीक है। अगला जो सिम्टम है वो है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब हुआ कि आपने जो खाना खाया है बेसिकली उसका ठीक ढंग से डाइजेशन यानी कि पाचन उसका ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा फ्लू की कंडीशन में। दूसरी जो बात आती है वो आती है ड्राई कफ की। ड्राई कफ
का मतलब ये हुआ कि आपको खांसी तो आएगी, आपको कोई बलगम नहीं आएगा, कोई कफ नहीं आएगा, यानी कि सूखी खांसी आपको आएगी। बात आती है रेस्टलेस स्लीप के। रेस्टलेस स्लीप का मतलब हुआ कि आपको ठीक ढंग से नींद नहीं आएगी फ्लू की कंडीशन में। चिल्स एंड शिवरिंग। चिल्स एंड शिवरिंग का मतलब हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडक लगेगा, आपको साथ में आपको बहुत ज़्यादा कपकपाहट जैसी फील होगी। ऐसी कोई कंडीशन आपके फ्लू की कंडीशन में बन सकती है। लास्ट आता है डायरिया एंड वॉमिटिंग। आपको उल्टियाँ हो सकती हैं, डायरिया यानी कि आपको लूज मोशन हो सकता है, डायरिया जैसी कंडीशन बन सकती है और आपके अंदर उल्टियों की भी कंडीशन बन सकती है बेसिकली। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि आपके अंदर इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू की समस्या है कि नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। पहला जो है वो है नेचुरल रिकवरी। नेचुरल रिकवरी का मतलब ये हुआ कि हम उसको नेचुरली रिकवर होने दें, यानी कि जो फ्लू की समस्या हमारी बॉडी में है उसको हम नेचुरली ऐसे छोड़ दें और नेचुरली वो रिकवर हो जाएगा। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उससे फाइट करेगा और फ्लू की समस्या खत्म हो जाएगी। सेकेंड टाइम आता है वो आता है रेस्ट, यानी कि हमें रेस्ट करना चाहिए। अगर हमें अंदर कोई फ्लू की समस्या आ जाती है, इन्फ्लुएंजा की समस्या हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कामों पर जाते हैं तो वहाँ छुट्टी ले लें 3-4 दिन की और आप आराम से बिस्तर पर लेट करके रेस्ट करें। ऐसे में आपके अंदर से फ्लू की समस्या खत्म हो सकती है। थर्ड आता है वाटर। वाटर का मतलब वो पानी। आप ज़्यादा अमाउंट में पानी पिएं। ज़्यादा अमाउंट में पानी पीने की वजह से भी फ्लू की समस्या खत्म हो सकती है। कुछ दवाएं ले सकते हैं, एस्पिरिन ले सकते हैं, आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हैं कुछ, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का मतलब वो कुछ ऐसी दर्द निवारक दवाएं ले सकते हैं या फिर एंटी वायरल ड्रग्स ले सकते हैं। आप कहोगे एंटी वायरल ड्रग्स क्यों? क्योंकि भाई ये वायरस से फैलने वाली समस्या है ना, विषाणु से फैलने वाली समस्या है, तो इसके लिए हम एंटी वायरल ड्रग्स लेंगे जिसकी वजह से हमारे अंदर फ्लू की समस्या खत्म हो सकती है, ठीक। हम जूस पिए, वार्म सूप पी सकते हैं, क्योंकि जो टमाटर का सूप होता है, लौकी का सूप होता है, बहुत सारी चीज़ों के सूप लोग बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हॉट नहीं पीना है, वार्म सूप पीना है, हल्का सा गर्म सूप पी सकते हैं। या फिर ताकत के लिए, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी बहुत कम हो जाती है, बहुत तेज़ हमारा जो एनर्जी का लेवल है वो डाउन हो जाता है, तो ऐसे हमें जूस भी हम पी सकते हैं जिससे हमारी एनर्जी जो है वो हमें मिल सकती है, ठीक है। अवॉइड करें क्या? स्मोकिंग अवॉइड करें। अगर हम सिगरेट वगैरह पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या फिर कोई नशा करते हैं तो ऐसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को भी इस कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए। स्टीम इन्हेलेशन। स्टीम इन्हेलेशन का मतलब हुआ जैसे हम सर्दियों में नहीं वो विक्स डाल करके पानी में से वो ढक करके लेते हैं, तौलिया ढक करके, ठीक है। या आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट हो स्टीम लेने का, तो आप कोशिश करें कि आप स्टीम ले सकें, यानी कि भाप ले सकें। भाप आपके फ्लू की समस्या में बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाता है, ठीक है। और लास्ट आता है अवॉइड टचिंग हार्ड सब्सटेंसेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम हार्ड चीज़ों को छूने से बचें। जैसे डोर का हैंडल हो गया, गेट हो गया, कोई पिलर हो गया, नल की टोटी हो गई, ऐसी चीज़ों से अगर हम बचते हैं तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे मान लीजिए कोई वायरस होता है। अब चूंकि आपकी बॉडी जो है वो वायरस की वजह से कमज़ोर हो चुकी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो गया। ऐसे में अगर कोई भी वायरस आपकी बॉडी के अंदर टच के माध्यम से भी एंटर करता है तो ऐसे में आपको कोई और भी इन्फेक्शन हो सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि इन्फ्लुएंजा के बारे में, फ्लू के बारे में लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।